बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िक्स का वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर कवर करेंगे। इसके कुछ बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे फर्दर हम जाएंगे इसको कि कैसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आपके पास फ़िज़िक्स के अंदर ना क्वांटिटीज़ होती हैं। क्वांटिटीज़ आपने पढ़ा होगा, कोई भी क्वांटिटीज़ होती हैं, कोई भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जिस तरह आपके पास मास है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, यानी जितनी भी टर्म्स आप फिज़िक्स में पढ़ते हो दोज़ आर क्वांटिटीज़। अब उसमें आपने पढ़ा होगा कि बेस क्वांटिटीज़ होती हैं एंड डिराइव क्वांटिटीज़ जो इन बेस क्वांटिटीज़ से मिलके बनती हैं। अब इन क्वांटिटीज़ को फर्दर डिफ़ाइन किया गया है। वो क्वांटिटीज़ जिनकी कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी डायरेक्शन होती है प्लस मैग्नीट्यूड होता है, उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीट्यूड तो हर चीज़ का होता है। और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो डायरेक्शन लेस होती हैं यानी मैग्नीट्यूड तो उनका होगा लेकिन वो डायरेक्शन लेस होंगी, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो अब ये जो है इन क्वांटिटीज़ को जिस तरह बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज़ में डिवाइड किया हुआ है फ़िज़िक्स में, इसी तरह हमने क्या किया हुआ है कि उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने दो चीज़ों में अलग से डिफ़ाइन कर दिया है कि ये उनका मैग्नीट्यूड तो लाजमी होगा। एक में डायरेक्शन होगी और एक में डायरेक्शन नहीं होगी, यानी वो डायरेक्शन लेस होंगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मैं कहता हूँ आपने कवर किया है 5 मीटर। अब ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक हो गया। इधर मैं कह देता हूँ कि एक मास है दैट इज़ 5 kg, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो देखें, जो क्वांटिटीज़ आपने डिफ़ाइन की हैं, मैग्नीट्यूड हर चीज़ का होगा कि उसकी क्या ना क्या वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू लाजमी होगी। ये तो चीज़ हमारी क्लैरिफाई होगी। अब पीछे रहेगी डायरेक्शन और डायरेक्शन लेस होना। इसको हम कैसे अलग करेंगे कि कोई चीज़ डायरेक्शन और डायरेक्शन लेस कैसे हो सकती है। अब देखें, आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि आपने टूवर्ड्स मतलब राइट साइड पे आपने राइट साइड पे आपने 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, या लेफ़्ट साइड पे, या मैं कह देता हूँ ईस्ट नॉर्थ साउथ। अब ये क्या है, ये डायरेक्शंस हैं कि आपने 5 मीटर ईस्ट नॉर्थ साउथ या राइट लेफ़्ट या अप एंड डाउन जो है वो कवर किया है। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली आपके पास डायरेक्शन बता रहा है, कोई ना कोई अप डाउन लेफ़्ट राइट या कोई भी डायरेक्शन। तो वो क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है उसको हम कहते हैं वेक्टर्स। तो उसको क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके साथ मैं लिख देता हूँ दैट दिस इज़ वेक्टर, कि वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो और साथ कोई ना कोई डायरेक्शन भी, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल दी कि आपने 5 मीटर किसी साइड पे भी मूव करके अप गए डाउन गए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं बताओगे कि मैं 5 मीटर किस तरफ गया हूँ तो आपकी वैल्यू जो है वो इनकम्प्लीट होगी। तो आपको साथ डायरेक्शन लाजमी देनी पड़ती है। अब मैस है, मैस 5 kg है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप सिर्फ सिंपली बता देते हो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मैस 5 किलोग्राम है, तो बंदा समझ जाता है कि ये मैस की बात हो रही है, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। तो ये डायरेक्शन लेस क्वांटिटी, तो इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी वेक्टर हो गया एंड स्केलर हो गया। तो क्वांटिटीज़ को जिस तरह हम बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज़ में डिफ़ाइन करते हैं, उसी तरह हम इनको डायरेक्शन लेस और डायरेक्शन वाली कैटेगरी में भी डिवाइड कर लेते हैं। और इसके अलावा एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट के अलावा फोर्स है। फोर्स भी आप कहते हो कि मैं टूवर्ड्स राइट साइड लगा रहा हूँ, लेफ़्ट साइड लगा रहा हूँ, अपवर्ड लगा रहा हूँ, डाउनवर्ड लगा रहा हूँ, या किसी एंगल पे लगा रहा हूँ। तो ये आपके पास सारी डायरेक्शंस हैं फोर्स की, कि आप किसी न किसी डायरेक्शन पे फोर्स लगाते हैं और उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन है। तो ये अब आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी आ गई है। इसके अलावा मैथ्स के अलावा टेम्परेचर है। स्केलर की अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 10 डिग्रीज़ है सेल्सियस। तो अब इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, आपका ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास क्या हो गया, डायरेक्शन लेस क्वांटिटी। तो इसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। तो इसी तरह आप जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन और डायरेक्शन लेस क्वांटिटीज़ के साथ डिफ़ाइन करते हैं। तो मैग्नीट्यूड साथ हर चीज़ का लाजमी होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी वैल्यू कितनी है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि उस फिज़िकल क्वांटिटी की
वैल्यू क्या है, उस कितनी उसकी वैल्यू है, वर्थ है। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। अगर साथ डायरेक्शन आएगी तो दैट वुड बी वेक्टर, और अगर डायरेक्शन नहीं आएगी तो दैट वुड बी स्केलर। इस तरह बेतहाशा एग्जांपल्स हैं। ये मैथ्स है, टेम्परेचर है, उसके अलावा आप कौन सी एग्जांपल इसमें दे सकते हो? या आपके पास वर्क डन है, वो भी आपके पास क्या है, सॉरी, बेताशा आप एग्जांपल्स दे सकते हो इसमें वेक्टर्स की एंड स्केलर्स की, आपको आइडिया हो जाएगा। अब वेट, अब मैथ से वेट बना है तो वेट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा। ये इतने न्यूटन डाउनवर्ड, क्योंकि वेट की डायरेक्शन हमेशा हम डाउनवर्ड लेते हैं, तो वेट आपके पास क्या है, वेक्टर के 10 न्यूटन डाउनवर्ड आपके पास वेट है, तो दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैथ हो गया, टेम्परेचर हो गया डायरेक्शन लेस क्वांटिटीज़ में। और क्या हो सकता है आपके पास जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन नहीं होती आपके पास, कोई भी आप ले लें चीज़, इसको आप स्केलर जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। जिस तरह डायरेक्शन लेस मैथ्स है, डायरेक्शन लेस टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपके पास क्या हैं, विस्कोसिटी हो गया, फिज़िकल क्वांटिटी है जिसको गाढ़ापन कहते हैं, डेंसिटी हो गया। तो ये सारी चीज़ें, इनका यूनिट तो होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है यानी, लेकिन डायरेक्शन इनकी नहीं होती, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। आगे चलते हैं। वेक्टर्स, अब आई होप आपको समझ आ गया होगा वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सपोज़ आपके पास एक वेक्टर है ए। अब वेक्टर ए की फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो आपके पास फॉर एग्जांपल टूवर्ड्स राइट साइड पे एक डायरेक्शन है, तो आप उसको एरो हेड से डिफ़ाइन करते हो। ये एरो हेड की टेल होती है जहाँ से वो स्टार्ट होता है, और ये हेड होता है जहाँ पे वो एंड होता है। तो इसको आप जो है वो हेड टू टेल रूल लगा के सिंप्लीफाई करते हो कि आपके पास ये टेल है और ये हेड है, और ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर है ए। इसको रिप्रेजेंट करने से इसका जो नाम होता है उसके ऊपर आप एरो हेड लगा देते हो, जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी है, एफ़ है फोर्स के लिए, डब्ल्यू है वेट के लिए, तो इसके ऊपर आप एरो हेड लगा देते हो। तो कोई भी क्वांटिटी जिसके ऊपर, जिसके नाम के ऊपर एरो हेड लगा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये वेक्टर है, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन लाजमी होगी। तो इसको आप जो है वो इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि एक सिंबल के ज़रिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब ग्राफ के ज़रिए आप बता रहे हो कि ग्राफ का मतलब क्या है कि आपने एक हेड, टेल से लेके हेड तक एक लाइन ड्रॉ की और एरो हेड बना दिया, तो ये आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये आपके पास क्या हो गया, सिंबॉलिक, एंड दिस इज़ योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह आप जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और वेक्टर, किसी भी चीज़ के वेक्टर होने का साइन ये है कि अगर उसका कोई भी नाम है, ए है, बी है, सी है, एफ़ है, डब्ल्यू है, कोई भी अल्फ़ाबेट से अगर उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो अगर उसके ऊपर एरो हेड डला हुआ है तो वो वेक्टर है, और अगर उसके ऊपर एरो हेड नहीं है तो दैट इज़ स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरह आप डिफ़ाइन जो है उसको कर सकते हैं। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट किधर किया जाता है? अब देखें, आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आ जाए, कोई भी आपके पास एक वेक्टर आ जाए मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई भी एक वेक्टर है, दिस इज़ वेक्टर ए, ये उसका टेल है एंड ये उसका हेड है। अब इस वेक्टर को आप, इसकी वैल्यू कैसे डिफ़ाइन करेंगे, इसकी डायरेक्शन कैसे डिफ़ाइन करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक कार्टेशियन सिस्टम होता है। कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, हमारे पास एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपके पास एक कार्टेशियन सिस्टम है, उसमें आपके पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो इन एक्सिस के ज़रिए आप बताते हो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी और इसकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। अब देखें इसकी वैल्यूज़ कैसे पता चलेंगी, डायरेक्शन क्या है। देखें इस वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई कोई ना कोई एंगल लाजमी होगा जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से आप पर डायरेक्शन आ जाती है और इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब देखें ये स्टार्ट इस पॉइंट से हो रहा है और एंड, अब इस एंड पॉइंट पे देखिए अगर यहाँ से मैं एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे कोई ना कोई एक्स की वैल्यू होगी ग्राफ में, और अगर मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे इसकी कोई ना कोई वाई की वैल्यू होगी। तो एक्स और वाई इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बताते हैं कि ये एक्सिस के अंदर, एक्स
एक्सिस पे किस डायरेक्शन पे है और वाई एक्सिस पे किस डायरेक्शन पे है। तो इसको आप कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि आप एक वेक्टर को एक एक्सिस के अंदर डिफ़ाइन कर देते हो, एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, और उस एक्स और वाई एक्सिस के अंदर उसकी जो वैल्यूज़ निकाल लेते हो एक्स एंड वाई, वहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये वेक्टर कितने डायरेक्शन पे है और ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, कार्टीजियन कोऑर्डिनेट, कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ आपके पास होती हैं एक्स एंड वाई, तो वहाँ से आप एक्सिस की वैल्यू जो है वो सिंपल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ की कर सकते हो। कि आपके पास एक प्लेन होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक प्लेन है। जिस तरह ये आपके पास एक वाइट बोर्ड है, ये एक प्लेन है, इसमें ये देखें ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसके अंदर अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है तो अब मुझे इसकी वैल्यूज़ कैसे पता चलेंगी। यहाँ से तो मुझे पता चल रहा है कि ये वेक्टर है, वैल्यूज़ कैसे डिफ़ाइन होंगी कि मैं इसकी एक्स पे एक वैल्यू ले लूँगा और यहाँ से वाई पे, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये किस जगह तक आके इसका हेड बनेगा और इसकी वैल्यूज़ क्या होगी। तो इस सिस्टम से हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस की वैल्यूज़ आ सकती हैं और हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी वेक्टर को एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर कैसे डिफ़ाइन करते हैं। आपके पास देखें, अगर मैं आपको वैसे ही कह दूं कि आपके पास एक वेक्टर ए है अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको इजी क्लेरिफाई हो जाएगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे होती है। अब देखिए आपके पास मैं एक वेक्टर आपको दे देता हूँ, सपोज़ आपको कहता हूँ वेक्टर ए है, मुझे इसकी वैल्यूज़ बताएं। अब आपको वैसे देख के नहीं पता चल रहा कि इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी जब तक मैं इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रॉ नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक्सेस बना देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब आप मुझे बता सकते हो कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी एक्स और वाई के अंदर, ये ग्राफ किस तरह बनेगा। डायरेक्शन हमारे पास यहाँ से अलॉन्ग एक्स एक्सिस या अलॉन्ग वाई एक्सिस जो थीटा है एंगल है, एंगल से हमारे पास इसकी डायरेक्शन आ जाती है एंगल से डायरेक्शन आ गई कि ये किस डायरेक्शन में होगा और ये कहाँ तक जाएगा उसका। यहाँ से हम एक एक्स वैल्यू ले लेंगे और यहाँ से एक्सटेंड करके कोई वाई वैल्यू ले लेंगे ग्राफ के ऊपर देख के। तो इस पॉइंट के ऊपर हम वैल्यूज़ लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इतना एक्स तक गया हुआ है और इतना वाई तक गया हुआ है। तो इस तरह हमारे पास एक ग्राफ समझ आ जाती है कि जब हम कार्टेशियन के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक वेक्टर बनाते हैं तो हमारे पास उसकी डायरेक्शन भी आ जाती है और वो कितना एक्सटेंड हुआ हुआ है, यानी कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो वो भी हमारे पास एक्स एंड वाई वैल्यू से आ जाती हैं। तो इसलिए हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम बड़ा इम्पॉर्टेंट है और हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल सकते हैं क्लियर है। अब ग्राफ आपके पास ये तो 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशंस में क्या आता है आपके पास, 3 डायमेंशनल ग्राफ में आपके पास एक्स एक्सिस, आपके पास वाई एक्सिस एंड आपके पास जी एक्सिस, यानी आपके पास अब 3 डायमेंशंस आ गए और इस तरह स्पेस के अंदर आपका एक लाइन लगी होगी। अब ये देखें मार्कर आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई एंड जी तीनों के अंदर ये लाइन लगी हुई है, एक्स के अंदर भी, वाई के अंदर भी और जी के अंदर भी। तो इस लाइन की जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास क्या होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ ये अब ये एक्स में भी यहाँ से देखें तो एक्स में भी इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, वाई में भी कोई ना कोई वैल्यू है और जी एक्सिस में भी थर्ड डायमेंशन में भी इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू एक्स वाई एंड जी 3 एक्सिस में आएंगी, तो ये 3 डायमेंशनल हमारे पास वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो इसके 3 एंगल्स बनते हैं, एक्स से भी, वाई से भी एंड जी से भी थीटा बनता है। तो अल्फ़ा बीटा गैमा इसको कह देते हैं। तो आप अब हमारे पास 3 एंगल्स आ जाते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। आप कोई भी कह सकते हैं, थीटा 1 कह दें, थीटा 2 कह दें, थीटा 3 कह दें, या आप थीटा एक्स कह दें, थीटा वाई कह दें, थीटा जी कह दें, यानी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने एंगल्स को और इसकी वैल्यूज़ को कैसे डिफ़ाइन करना है। तो ये आपके पास जो है वो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके पास
वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसमें आप एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान वेक्टर को ड्रॉ करके डिफ़ाइन कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास वैसे ही वेक्टर बना हो तो आप उसकी वैल्यू डिफ़ाइन नहीं कर सकते जब तक आप एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ नहीं करेंगे। फिर वहाँ से आप एंगल निकाल के और एक्स एंड वाई एक्सिस की वैल्यूज़ निकाल के आप बता सकते हैं कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है और ये कितना, इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो आई होप आपको ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलेंगे वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है और इसकी वैल्यूज़ थीटा की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। तो हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आई होप आपको लास्ट मेरी वेक्टर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट वेक्टर्स का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आपको पता होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर क्या चीज़ होती है। सबसे पहले देखें, नाम ज़ाहिर है कि यूनिट का मतलब होता है वन। यूनिट इज़ वन, एक वैल्यू, यानी कोई ऐसा वेक्टर जो जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा, मैग्नीट्यूड की वैल्यू, सॉरी मैं ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू वन होगी, दैट इज़ यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया आपके पास कि यूनिट वेक्टर इज़ दैट वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो है वो वन आएगी। मैग्नीट्यूड इज़ वन, दैट इज़ यूनिट वेक्टर। अब इस वेक्टर का मकसद क्या है हमारे पास कि वेक्टर की वैल्यू वन तो है लेकिन इसका मकसद क्या है। अब ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है आपके पास, पहले वो समझ लें आप। मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ, एक्स एंड वाई एक्सिस। अब मेरे पास एक सपोज़ एक वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है जिसकी वैल्यूज़ जो हैं वो एक्स एंड वाई पे बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक्स पे हमारे पास जो है वो 100,000 एक्स पे उसकी वैल्यू आ रही है और वाई पे भी उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। इस तरह इन्फिनिटी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इस वेक्टर की ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंटेशन इम्पॉसिबल हो जाती है, आप इसको रिप्रेजेंट इजीली नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको क्या, आप क्या करते हो, आप यूनिट वेक्टर जो है वो बना लेते हो। यूनिट वेक्टर से आपको आइडिया हो जाता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। देखें, अगर सपोज़ इस ग्राफ की मैं एग्जांपल दूं तो अगर ये हमारे पास जो टेबल है, ये बोर्ड है, ये हमारे पास एक लिमिट है ग्राफ ड्रॉ करने की। तो अगर एक वेक्टर बहुत बड़ा आ जाता है, यानी मैं अगर इसको एक्सटेंड करूं तो ये इस लिमिट से बाहर जा रहा है, हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि क्या होगी। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास एक आता है कि हम उस वेक्टर का जिसकी वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं उसका हम एक यूनिट ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज़ हम इसी वेक्टर का एक यूनिट ड्रॉ कर लेंगे जो कि ये, इसका मैग्नीट्यूड वन वन है, एक्स पे भी वन एंड वाई पे भी वन। तो ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया जिसकी वैल्यूज़ वन है। और इससे हमारे पास क्या फ़ायदा होता है, उस वेक्टर की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम इससे जो है वो टैली कर लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी और इसकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। तो यूनिट वेक्टर का मकसद ही होता है कि किसी भी वेक्टर की आपके पास डायरेक्शन जो है वो आ जाती है कि ये एक वेक्टर है हैविंग मैग्नीट्यूड वन, इसका मैग्नीट्यूड वन होता है एंड इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर। उस वेक्टर की डायरेक्शन आपके पास आ जाती है कि वो किस डायरेक्शन पे होगा और उसकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, क्योंकि वैसे आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यूनिट वेक्टर की इसको रिप्रेजेंट, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है तो इसका यूनिट वेक्टर जो बनेगा, वेक्टर ए है तो इसका जो यूनिट वेक्टर बनेगा उस वेक्टर को हम ए हैट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर हम एक हैट बना देते हैं उस वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, ताकि हमें पता चल जाए कि ये उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसको कोई भी आपके पास एक वेक्टर ए हो, अगर उसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ जाए तो उसका फॉर्मूला आपके पास है कि उसका ए हैट जो होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ए हैट इज़ इक्वल्स टू ओरिजिनल वेक्टर जो उसकी वैल्यूज़ हैं डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेके उसकी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो। किस तरह, अब मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सपोज़ आपके पास एक वेक्टर ए है, वो एक्स एंड वाई पे उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपके पास वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल अंडर रूट लेके मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपके पास आता है। इससे इसकी वैल्यूज़ आप इससे डिवाइड करते हो तो आपके पास उस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो दोबारा से मैं समझा देता हूँ, यूनिट वेक्टर
जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये उस बड़े वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए आसानी होती है। तो इसको निकालने के लिए क्या है, सपोज़ आपके पास एक वेक्टर ए है, कोई और वेक्टर ले लेते हैं, हमारे पास वेक्टर बी है, उसका आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, बी हैट इज़ इक्वल्स टू वेक्टर बी ओरिजिनल जो उसकी वैल्यूज़ हैं उसको एज इट इज़ लिखेंगे और उन वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे उसी वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से, तो हमारे पास उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो मैं यहाँ थ्योरेटिकली लिख देता हूँ कि यूनिट वेक्टर इज़ इक्वल्स टू ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास एक बेसिक फार्मूला है यूनिट वेक्टर की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने का। तो ये बेसिकली उस वेक्टर की जो है वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब अगर आपके पास एक वेक्टर है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब आपके पास सपोज़ एक वेक्टर है और उस वेक्टर की एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करता हूँ, उसके अंदर एक्स वाई ज़ी तीनों एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस भी है, वाई एक्सेस भी है और जी एक्सेस भी है, और ये इन्फिनिट तक गए हुए हैं। एक्स भी हमारा इन्फिनिट तक गया हुआ है, वाई भी इन्फिनिट तक गया हुआ है, जी भी इन्फिनिटी तक गया हुआ है, यानी आपके पास इसकी कोई एंड पॉइंट नहीं है, लिमिट नहीं है, ये एक्सटेंड हुआ हुआ है इन्फिनिटी तक, एक्स भी वाई भी एंड जी भी। तो अब हमें इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमें एक्स का भी एक चाहिए होगा यूनिट वेक्टर जो कि एक्स की डायरेक्शन बताएगा, वाई का भी एक यूनिट वेक्टर चाहिए होगा और जी का भी यूनिट वेक्टर चाहिए होगा। तो एक्स के यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, यानी एक्स का यूनिट वेक्टर इज़ आई, वाई का यूनिट वेक्टर हमारे पास जे होता है और जेड का यूनिट जी का यूनिट वेक्टर हमारे पास के होता है। तो एक्स का यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है आई से रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी, वाई का यूनिट वेक्टर को जे से रिप्रेजेंट करते हैं और जी का यूनिट वेक्टर जो होता है उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज़ मेरे पास एक वेक्टर ए है, उसकी वैल्यूज़ मैं लिख देता हूँ, 2i है, 3j है, प्लस 4k है। अब ये आपके पास क्या बता रहा है कि जो वेक्टर ए है वो x पे उसकी वैल्यू 2 तक है, y पे उसकी वैल्यू 3 तक है और z एक्सिस पे उसकी वैल्यू 4 तक है। अब ये हमारे पास उसके a के यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, i, j एंड k से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। जो वेक्टर्स हमारे पास इन्फिनिटी तक जो हैं वो गए हुए होते हैं, जिनकी वैल्यूज़ निकालना इम्पॉसिबल होता है, उसका हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं आई जे के में, आई एक्स को, जे वाई को एंड जी के को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह हमारे पास उस वेक्टर की डायरेक्शन आ जाती है कि वो किधर किस पॉइंट पे और किस जगह पे होगा। तो 2i 3j 4 की एक सिंपल मैंने एग्जांपल दी है। वेक्टर आपके पास जब आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यूनिट वेक्टर जो है वो कैसे निकालते हैं और उसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आई होप आपको यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसका एक और फ़ायदा है यूनिट वेक्टर निकालने का कि एक तो आपके पास वेक्टर की डायरेक्शन बता देता है कि ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, दूसरा आप किसी भी सरफेस की डायरेक्शन निकाल सकते हो कि यूनिट वेक्टर आपके पास कोई सरफेस है, मैं आपके पास 3 सरफेसेस बना रहा हूँ, एक्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस पे, उसकी वैल्यू कैसे हमें कैलकुलेट करके बताता है। तो सपोज़ हमारे पास एक एक्स पे एक सरफेस है बिल्कुल फ्लैट, जिस तरह ये मेरे पास वाइट बोर्ड है, एक मेरे पास वाई एक्सिस पे है, क्लियर है, यूँ स्ट्रेट एक सरफेस पड़ी हुई है, और एक मेरे पास थोड़ी सी जी एक्सिस पे पड़ी हुई है, तिरछी करके पड़ी हुई है। 3 सरफेसेस हैं। अब इन सरफेसेस का जो प्लेन है उस प्लेन की डायरेक्शन बताने के लिए हमें यूनिट वेक्टर जो है वो काम आता है कि इन सरफेसेस की जो प्लेन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमें यूनिट वेक्टर बताता है। देखिए अब आपके पास इसकी जो प्लेन है ये अपवर्ड है, यानी ये जो इसकी सरफेस है इसका जो डायरेक्शन है यानी इसका जो फेस है ये अपवर्ड है। जिस तरह वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड का जो सरफेस है ये अपवर्ड है, आपकी तरफ है, तो ये आपके पास इसकी यूनिट वेक्टर आ गया। सपोज़ ये वाई यानी जे इसका यूनिट वेक्टर बन गया। ये हमारे पास एक प्लेन है जो वाई एक्सिस पे पड़ा हुआ था और इसकी जो सरफेस है वो आपके पास सपोज़ इस डायरेक्शन में इसका फेस है, यानी इस तरह एक चीज़ पड़ी हुई है और उसका जो ये प्लेन है ये इस डायरेक्शन में आपको शो कर रहा है कि इसका जो फेस है वो इधर है। तो ये इसका यूनिट वेक्टर क्या बन गया, आई।
और ये जी एक्सिस है, तो सपोज़ इसका प्लेन जो है वो इस तरह पड़ा हुआ है, तो ये के जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी चीज़ जो है वो तिरछी पड़ी हुई है, इस तरह पड़ी हुई है। तो इसका जो सरफेस है वो ये वाली, इसकी डायरेक्शन थर्ड एक्सिस पे है, यानी जी एक्सिस पे है। तो यूनिट वेक्टर आपको किसी भी चीज़ की डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन या किसी भी प्लेन की डायरेक्शन बता देता है कि प्लेन की डायरेक्शन किस साइड पे है और उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आई होप आपको यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमारे पास, कि हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करें। अब हमने पहले देखा था कि हमारे पास एक सिंगल वेक्टर है और सिंगल वेक्टर की वैल्यूज़ को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब ऑब्वियस सी बात है, एडिशन हमारे पास तभी होगा जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेक्टर्स होंगे। सपोज़ एक ही प्लेन के अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा वेक्टर्स होंगे, तो उनको हमने ऐड कैसे करना है। तो हमारे पास दो वेक्टर्स मैं बना देता हूँ। ये वेक्टर ए है, ठीक हो गया, ये इसकी टेल, ये इसका हेड। और एक वेक्टर बी है, ये इसके टेल, ये इसका हेड। अब ये दोनों एक ही प्लेन के अंदर एक ही कार्टेशियन, यहाँ पे मैं एक्सेस बना देता हूँ, एक्स एंड वाई एक्सेस, सॉरी ये एक्स कह देते हैं, ये वाई। तो अब इस पूरे प्लेन के अंदर दो वेक्टर्स पड़े हुए हैं, लेकिन इन दोनों वेक्टर्स को हमने एक बनाना है। तो इनको एक कैसे बनाएंगे, हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं। उस रूल को क्या बोलते हैं, हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल क्या चीज़ है। अब नाम से ज़ाहिर है कि आपने किसी भी एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जॉइन करना है, तो इसको बोलते हैं हेड टू टेल रूल। यानी अब देखें, आपके पास वेक्टर ए है, इसका हेड ये है, वेक्टर वेक्टर बी है, उसका टेल यहाँ पे पड़ा हुआ है। आपने क्या किया, उन दोनों वेक्टर्स के हेड को और टेल्स को आपस में मिला, यानी वेक्टर बी को आप स्लाइड करें, इधर लेके आएँ, और ये वेक्टर बी जो है आपके पास उधर से स्लाइड होके इधर आ गया। अब आपने बेसिकली किया क्या कि इस वेक्टर ए के हेड को इस वेक्टर बी के टेल से मिला दिया। यानी आपने या ए को आगे ले गए या बी को पीछे ले आए, तो इन दोनों के हेड के साथ, ए के हेड के साथ बी के टेल को मिलाया, तो ये आपके पास क्या बन गया, हेड टू टेल रूल। नाम से ज़ाहिर है हेड को टेल से जॉइन करना, हेड टू टेल रूल। तो अब आपके पास ये इनका एक एडिशन आएगा जो कि रिज़ल्टेंट बनेगा। अब रिज़ल्टेंट यानी इनका जो रिज़ल्ट है वो कैसे निकलेगा। अब आपने क्या करना है, जो इनका वैल्यू होगी, अब एक ऐसा वेक्टर बनाना है जो पहले वेक्टर की टेल के साथ जो उसकी टेल मिले और आखिरी वेक्टर की हेड के साथ उसका हेड मिले। अब ये जो रेड कलर का मैंने वेक्टर बनाया है, ये देखें, इसकी टेल पहले वाले वेक्टर की टेल के साथ मिल रही है और इसका हेड दूसरे वेक्टर के हेड के साथ जाके मिल रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास इन दोनों का रिज़ल्ट आ गया a प्लस बी। तो इसको बोलते हैं रिज़ल्टेंट वेक्टर। तो r इज़ बेसिकली रिज़ल्टेंट, जो a और b को कंबाइन करके उसका फाइनल रिज़ल्ट हमें बता रहा है कि इन दोनों की वैल्यू क्या होगी। तो दिस इज़ योर रिज़ल्टेंट वेक्टर। हेड टू टेल रूल से आपने इसको डिफ़ाइन कर दिया। तो आई होप आपको हेड टू टेल रूल सिंपल मेथड समझ आ गया होगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि पहले वेक्टर की हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को कंबाइन कर देना है, तो दोनों इकट्ठे आपके बन गए। अब आपने उनका एक रिज़ल्टेंट बनाना है, और वो कैसे बनेगा कि उस रिज़ल्टेंट का जो टेल है वो पहले वेक्टर की टेल के साथ, और उस रिज़ल्टेंट का जो हेड है वो आखिरी वेक्टर के हेड के साथ कंबाइन करना है। तो ये आपके पास हेड टू टेल रूल हो गया। अब मैं पहला और आखिरी क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अब आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास एक ही कार्टेशियन प्लेन के अंदर सपोज़ तीन वेक्टर्स आ गए ए बी एंड सी। अब इसमें भी सेम आपने हेड टू टेल रूल अप्लाई करना है। कैसे करना है, मैं आपको अलग से बना देता हूँ कि आपने सबसे पहले वेक्टर ए ड्रॉ किया। अब वेक्टर ए के हेड के साथ बी की टेल को कंबाइन करना है, तो बी की टेल को इधर ले आए, तो ये बी इस तरह आ गया, ठीक हो गया। याद रखिएगा कि जब आप हेड टू टेल रूल से इनको कंबाइन करते हैं तो इनकी डायरेक्शन सेम ही रहनी चाहिए। बी इस डायरेक्शन में रहा, तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही बनाया है। अब थर्ड वेक्टर की टेल के साथ दूसरे वेक्टर का हेड मिलाना है, यानी हेड टू टेल रूल आपका वही रहेगा। तो ये सी आ गया, ए बी एंड सी। अब रिजल्टेंट कैसे बनता है
कि देखें पहले की टेल के साथ उसकी टेल मिले और आखिरी की हेड के साथ उसका हेड मिले तो ये रिज़ल्टेंट बनता है। तो देखें पहली वेक्टर ए की टेल के साथ रिज़ल्टेंट की टेल बनाई और आखिरी वेक्टर यानी जो सी वेक्टर था उसकी हेड के साथ इसका आपने हेड मिला दिया, तो ये आपके पास रिज़ल्टेंट बन गया। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, आर इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपके पास सिंपल हेड टू टेल रूल आ गया। आई होप आपको वेक्टर को ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल जो है वो समझ आ गया होगा कि किस तरह करना है हेड टू टेल रूल। अब एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब इसका मतलब क्या है कि देखें आपने दो वेक्टर्स को ऐड किया है तो उसका एक रिज़ल्टेंट बन गया। अब रिगार्डलेस आपने कैसे किया है आपका वो जो है वो अब यही मैं एग्जांपल देता हूँ कि पहले आपने क्या किया था, ए की हेड के साथ बी का टेल मिलाया था। अब मैं दोबारा से करता हूँ, सपोज़ मेरे पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर दो अलग अलग वेक्टर हैं वेक्टर बी। अब मैं क्या करूँगा कि इस बजाय इसके कि बी की टेल के साथ ए का हेड मिलाऊँ, मैंने क्या किया कि ये बी वेक्टर बनाया और बी के हेड के साथ ए की टेल मिला दी इस तरह। यानी ए को उठा के मैं इधर ले आया और यहाँ से मैंने ए वेक्टर बना के इसकी हेड मिला दी। अब यहाँ से जो रिज़ल्टेंट इसका बनेगा वो रिज़ल्टेंट क्या बनेगा वो रिज़ल्टेंट इधर बन रहा है। अब समझ आ रही है आपको बात? तो इसको कहते हैं आर। अब ये आर इज़ इक्वल्स टू क्या बन गया, बी प्लस ए, यानी आपने बी के अंदर ए को ऐड किया। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है कि जो रिज़ल्टेंट है वो आपके पास कैसे आएगा कि या आप रिज़ल्ट वेक्टर ए के अंदर बी को ऐड कर दें या आप वेक्टर बी के अंदर ए को ऐड कर दें, तो रिज़ल्ट वुड बी द सेम। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ आ गई कि वो प्रॉपर्टी जिसमें आप दो चीज़ों को ऐसे ऐड करें कि फ़र्स्ट में सेकंड ऐड कर दें या सेकंड में फ़र्स्ट ऐड करते हैं, रिज़ल्ट वुड बी द सेम। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखें अब इसकी मैं ये दो एक ही डायग्राम बना देता हूँ कंबाइंड, जो आपकी बुक के अंदर ये बना होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सपोज़ आपके पास वही डायग्राम, अब इन दो डायग्राम्स को मैं इकट्ठा बना देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये वेक्टर ए और इसके साथ आपने कंबाइन किया वेक्टर बी को। ठीक हो गया। एक ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या था कि आपके पास वेक्टर बी है और उस वेक्टर बी के अंदर आपने ए को कंबाइन किया, ये वाला एक ये और एक ये डायग्राम। तो अब इनका जो रिज़ल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा कि इनके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की, दिस वुड बी इसका रिज़ल्टेंट। तो अब इस रिज़ल्टेंट को अगर इधर से देखें तो हमने क्या किया, बी में ए ऐड किया है, और इस रिज़ल्टेंट को अगर इधर से देखें तो आपने क्या किया है, ए में बी ऐड किया है। तो ये दोनों से रिज़ल्टेंट इनका कॉमन ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो दिस इज़ योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ आ गई बात आपको? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर्स को ऐड करने का किस तरह क्या तरीका है और कैसे करते हैं। अब नंबर ऑफ़ वेक्टर्स हों ए बी सी, इसके अलावा डी ई एफ़ हों, तो उनको भी ऐड करने का तरीका मैंने बता दिया कि हेड टू टेल रूल ही से आपने उसको ऐड करना है। तो ये आपका जो है वो एडिशन इस तरह भी हो सकता है कि दो से ज़्यादा वेक्टर्स अगर आ जाएं तो उनको भी किस तरह आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, हेड टू टेल रूल सिंप्लीफाई हो गया।